friends, welcome to PDW. Today we are going to discuss, is Maldives a new victim of China's debt policy or debt trap policy in fact. Friends, अगर आप देख रहे होंगे तो मालदीव्स ऑलमोस्ट 2024 जनवरी ऑनवर्ड्स इंडिया मालदीव्स का जो रिलेशन है उसमें काफ़ी स्ट्रेन है। जनवरी में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने लक्षद्वीप विजिट के बाद फोटोज जो पोस्ट किए थे, तो उसके बाद मालदीव्स के कुछ जूनियर मिनिस्टर ने बड़े डेरोगेटरी कमेंट्स पास किया और वो इंडियंस के भी। देन इंडियन पब्लिक के रिस्पॉन्स काफ़ी आई थिंक कहें कि रिटेलिएटरी मेजर्स थे। उन्होंने इंडियन पब्लिक ने एक बायकॉट मालदीव्स का एक कैंपेन चलाया और जिसका इफ़ेक्ट काफ़ी नेगेटिव हुआ है। अभी पिछले 4 महीने में वहाँ इंडियन टूरिस्ट की विजिट में करीब 42% डिक्लाइन हुआ और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर यही स्थिति चलती रही तो मालदीव्स को कम से कम $1.8 बिलियन से अधिक अराउंड $2 बिलियन का नुकसान होगा। और ये उस समय ये स्थिति हो रही है जब मालदीव्स ऑलरेडी एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की सिचुएशन में है। कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें उसने मालदीव्स गवर्नमेंट को वार्न किया है कि नाउ मालदीव्स इज मूविंग टुवर्ड्स डेट डिस्ट्रेस रिस्क। डेट डिस्ट्रेस रिस्क का मतलब होता है कि अब वहाँ कोई भी गवर्नमेंट अपने जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं उसको फुलफिल करने में अक्षम है और उसे डेट रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी और ये स्थिति मालदीव्स के साथ। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि भाई मालदीव्स को अर्जेंटली फिस्कल रिफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी। इसके पहले आपको याद है कि श्रीलंका की भी स्थिति हुई थी। वहाँ भी जो पहले महिंदा राजपक्षे और दिन उसके भाई राजपक्षे की जब गवर्नमेंट आई तो उसके भी टाइम में ये लोग चाइना से काफ़ी लिबरल वे में और काफ़ी फाइनेंस लिए और लेकिन बाद में स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनके पास एक फॉरेन एक्सचेंज ही सफिशिएंट नहीं था कि वो इम्पोर्ट कर सके। यहाँ भी वही स्थिति है। ऑलरेडी इसकी इकोनॉमी जो पहले उम्मीद किया जा रहा था कि मालदीव्स की इकोनॉमी 6% से ग्रो करेगी, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से है कि अराउंड 4.7 और मे बी लेस देन दैट इसका ग्रोथ रेट रहेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो इसकी लायबिलिटी जो डेट सर्विसिंग की लायबिलिटी है वो $512 मिलियन अभी 2024 में और सेम अमाउंट 2025 में, लेकिन 2026 में इसकी लायबिलिटी हो जाएगी $1.07 बिलियन। तो इस तरह से कंटिन्यूड प्रेशर में ये है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो चाइनीज़ जो डिफरेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट है, फिर उसके एक्सिम बैंक है, अदर चाइना डेवलपमेंट बैंक है, इन सारे को अगर इकट्ठे देखें तो ऑलमोस्ट 60% जो लोन है वो चाइना का है। और आप जानते हैं कि चाइना जो अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका इकोनॉमिक मोटिव हर जगह इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता है। अगर साउथ एशिया में अगर चाइना जो अपना इन्वेस्ट कर रहा है वो श्रीलंका हो या मालदीव्स हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इन जगहों पे चाइना का मोटिव स्ट्रेटजिक है न कि इकोनॉमिक। स्ट्रेटजिक मोटिव होने का मतलब है कि एक सबसे पहले वो देखता है कि भाई एशिया में अगर हमारा कोई राइवल है तो इंडिया है, तो इसीलिए उसकी पॉलिसी होती है कि इंडिया को हम साउथ एशिया में ही स्टक करें ताकि ये हमें बाहर चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये एक मेजर उसका स्ट्रेटजिक गोल है। और दूसरा है कि जब मालदीव्स का नंबर आता है तो मालदीव्स है तो बहुत छोटी सी कंट्री और ये जस्ट 1192 आई थिंक आइलैंड है, तो और पॉपुलेशन भी अराउंड 5-6 लाख होंगी। तो चाइना का कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है वहाँ मेन स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। इसलिए कि जो मालदीव्स का लोकेशन है वो बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। वो जो मेजर शिपिंग रूट्स हैं, इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स, उसके ऊपर स्थित है
और अगर कोई बेस वहाँ बना ले तो उससे वो जब चाहे तो वो शिपिंग रूट को डिस्टर्ब कर सकता है। चाइना के जो 80% ऑयल इम्पोर्ट है वो इंडियन ओशन से ही क्रॉस करता है, तो इसलिए चाइना चाहता है कि भाई जो लिटोरल स्टेट्स हैं वहाँ हमारा बेस हो, और ताकि हम अपने जो शिपिंग लाइन्स हैं उसको हम महफूज रख सकें। और दूसरी बात कि वो इंडियन ओशन पर इंडिया का जो कंट्रोल है उसको हम रिड्यूस करें, कि ताकि कभी भी अगर फ्यूचर में कोई क्राइसिस उत्पन्न हो तो इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ उतना कारगर नहीं हो सके। तो ये मेन मोटिव है। और इसी के कारण अगर आप देखें तो पुराने जो अब्दुल्ला यमीन, यानी 2013 से 18 अब्दुल्ला यमीन वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो वो बड़ा ही चाइना से लिबरल फाइनेंसिंग और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाइना से फाइनेंस करवाते रहे। लेकिन चाइनीज का जो पॉलिसी है वो बड़ा ही इसे ट्रबलसम हम कर ले। एक तो वो कोई भी प्रोजेक्ट अगर फाइनेंस करता है तो जो प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है वो चाइना खुद करता है। वो कहे कि भाई हम यहाँ पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, हम आपके इस हाईवे को डेवलप करना चाह रहे हैं। तो होस्ट कंट्री को जो ये कहीं भी फ्रीडम नहीं होता है कि वो अपने हिसाब से चूज करे। यहाँ चाइना आपका प्रोजेक्ट भी आइडेंटिफाई कर रहा है। दूसरी बात कि अगर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुआ तो नॉर्मल प्रोसेस है कि भाई उसकी बिडिंग होगी, इंटरनेशनल बिडिंग, और जो भी उसमें सक्सेसफुल होगा उससे मिलेगा। और एक इससे एक दूसरा फ़ायदा होता है कि अगर जैसे ही बिडिंग आती है तो डिफरेंट पार्टीज़ में एक कम्पिटिटिव माहौल तैयार होता है। तो आपको होस्ट जो कंट्री है उससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वो मिनिमम प्राइस पे उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा सकता है। लेकिन चाइना के केस में होता है कि वो प्रोजेक्ट भी खुद ही आइडेंटिफाई करेगा और उसके लिए बिडिंग भी नहीं होगी, वो खुद ही प्राइस तय करेगा कि हम इसमें इतने जो इसका कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा वो ये आएगा, वो खुद ही डिटरमाइन करता है। इवन लेबर और अदर जो मटेरियल है वो सारा चाइना से ही आता है। तो इसमें अगर हम देखें तो चाइना के लिए तो विन विन सिचुएशन होता है, लेकिन जो होस्ट कंट्री है उसके लिए नहीं होता है। और चाइना जहाँ लोन रिकवरी की भी बात आती है उसमें भी बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो कोई मर्सी नहीं दिखा सकता। अगर आप देखें कि जिस समय श्रीलंका की स्थिति खराब हुई थी तो चाइना दे वेंट इनटू द बैकग्राउंड, दे डिडंट कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड एनी रिलीफ। इनफैक्ट इंडिया सबसे पहले नेबर, इसलिए कि इंडिया एक नेबरिंग कंट्री है और इंडिया का नेबर है श्रीलंका। अगर श्रीलंका में जो क्राइसिस होती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अफेक्ट है इंडिया को, तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो एक अपने नेबरिंग कंट्री में एक स्टेबल सिचुएशन मेंटेन करे। लेकिन नॉर्मली होता है क्या है कि ये सारे जो स्मॉलर नेबर्स हैं ये एक कभी चाइना कार्ड खेलेंगे तो कभी इंडिया कार्ड खेलेंगे। अगर चाइना से बार्गेनिंग करनी है तो इंडिया के साथ अपना रिलेशन बढ़ाने लेंगे, इंडिया के साथ अगर बार्गेनिंग करनी है तो चाइना के साथ। तो लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता चलता कि भाई चाइना और इंडिया दोनों में फ़र्क है। इंडिया का इंटरेस्ट है कि भाई ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, वी कैन नॉट चेंज नेबर्स, तो उसके लिए वो हमेशा वहाँ एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है और वो चाहेगा कि भाई नेबरिंग कंट्री जो है वो प्रॉस्पर करे ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़े। चाइना इसके जस्ट अपोजिट है। इसका जो चाइना के जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो डायरेक्ट नेबर्स नहीं है, तो इसलिए अगर कुछ भी यहाँ होता है तो दे वोंट बी अफेक्टेड दैट मच। और दूसरा कि चाइना का जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी स्ट्रेटजिक है, इंडिया का इंटरेस्ट है स्ट्रेटजिक, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट स्ट्रेटजिक इस सेंस में कि वो चाहेगा कि यहाँ कोई इनिमिकल पावर्स आकर के अपना बेस नहीं बना ले। क्योंकि अगर जैसे चाइना अगर बेस मालदीव्स में बना लेता है तो दे कैन कीप एन आई ऑन इंडियन मिलिट्री मूवमेंट्स। सो वो इंडिया नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई स्थिति उभर के आए। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया का जो अपना इंटरेस्ट होता है वो होता है कि भाई ये जो अदर कंट्रीज़ हैं जो भी, अगर चाहे वो अभी तो चाइना के साथ राइवलरी है, अगर पास्ट में हम जाएँ तो इंडिया वॉज अगेंस्ट द एंट्री ऑफ अदर मेजर वेस्टर्न मेजर पावर्स जैसे यूएस या यूके अदर। तो इस तरह से इन कंट्रीज़ को, स्मॉलर कंट्रीज़ को हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये हमेशा एक चाइना और इंडिया दोनों को अगर हम ये कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं
तो दोनों के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम दे कैन नॉट चेंज देयर नेबर्स, इसलिए उसकी मजबूरी है और इवन इनफैक्ट उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो इंडियन सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखे। अदरवाइज अगर कोई क्राइसिस उत्पन्न होता है तो उसमें इंडिया ही आकर के हेल्प करता है। अगर कुछ दिन पहले जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आए तो उस समय वो हमेशा एक एंटी चाइना एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा था। नॉर्मली मालदीव्स की पॉलिसी रही कि जब भी कोई न्यू प्रेसिडेंट बनता है तो उसकी फर्स्ट विजिट इंडिया में होती है। मोइजू चूँकि इसने इंडिया आउट कैंपेन पर ही अपना इलेक्शन जीता था, तो इसीलिए उसकी पहली विजिट इंडिया नहीं हुई, वो उसकी पहली विजिट टर्की हुई जो बायलैटरल। उसके बाद फिर ये चाइना गए, इंडिया नहीं गए। इवन इंडिया के जो ट्रूप्स थे अराउंड 90 इंडियन मिलिट्री पर्सनल वेयर देयर, वो जो 2 हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसके ऑपरेट करने के लिए थे। तो उस समय इलेक्शन के टाइम में मोइजू का ये कैंपेनिंग था कि भाई जो मालदीव्स की ट्रूप्स है, मालदीवियन ट्रूप्स, they are able to operate, they have the competence to operate these aircrafts। लेकिन ये फिर भी गवर्नमेंट जो है सोली गवर्नमेंट वो इंडियन ट्रूप्स वहाँ रखी हुई है ताकि जो इंडियन जो काम मालदीव्स की ये जो ट्रूप्स है वो कर सकती है, लेकिन वो फिर भी इंडियन को वहाँ दे रहा है। और इसलिए वो करता है कि भाई सोली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मॉर्गेज इट्स सॉवरेनिटी टू इंडिया। लेकिन अब जब इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद उसके डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि आर मिलिट्री इज नॉट एबल टू ऑपरेट, दे डू नॉट हैव दैट कॉम्पिटेंस। तो इस तरह से अगर आप किसी इलेक्शन में किसी भी इशू को बहुत एक्सट्रीम तक ले जाते हैं तो इलेक्शन के बाद भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। इलेक्शन के बाद भी आप इमीडिएट बैक ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम देखें कि ये स्थिति आपको बांग्लादेश में भी है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश की भी अपोजिशन पार्टी इसी मालदीव से इंस्पायर्ड होकर के इंडिया आउट का कैंपेन चला रहा था। लेकिन उन लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इशू को हम इतना नहीं हाईलाइट करें ताकि हमें बाद में जब जरूरत पड़े कि आपको रीसेट करना है तो वो भी हम नहीं कर पाए। तो इसलिए हमें ये लगता है कि भाई मालदीव्स जो एक नया विक्टिम बनने जा रहा है, अगर अभी भी उसकी स्थिति और अभी भी अगर मालदीव गवर्नमेंट अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती है, सही डिसीजन नहीं लेती है, तो ये दिन दूर नहीं होगा जब इसकी भी श्रीलंका की स्थिति हो जाएगी। थैंक यू।